एक बात हमेशा याद रखना कि बुराई वही लोग करते हैं जिनकी कोई भी औकात नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो देखिए, इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। याद रखिएगा, नीति आयोग ने अभी हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया। इस सूचकांक में कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं जो आंकड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पूरे डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, जो नीति आयोग है इसने भी हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। देखिए, इस सर्वेक्षण में 2015 और 16 का जो डाटा है उसको एनालिसिस किया गया है और 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट लाई गई है। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। यानी कि 4 में से एक आदमी जो है भारत में बहुआयामी गरीब था 2015-16 के दौरान। और ये रिपोर्ट बताता है कि वर्ष 2015-16 में 25.01% आबादी बहुआयामी गरीब थी। तो 4 में से अगर एक लोग गरीब रहेंगे तो टोटल पॉपुलेशन में भी अगर देखा जाएगा रेशियो, तो टोटल ये 25% होगा आपका, ठीक है। यानी कि 25.01% जो है आबादी बहुआयामी गरीब थी 2015 से 2016 के दौरान। और आगे इस रिपोर्ट में और क्या बातें कही गई, और देखिए 2021 का जो रिपोर्ट है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसको कैसे मापा गया है और इसको किसने मिलकर तैयार किया है। देखिए, जो भारत का ये MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कार्य प्रणाली का उपयोग करके तैयार किया गया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा शुरू किए गए 2021 के लिए MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ने दिखाया है कि भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीब थी। ये 2021 का डाटा है, इसके पहले मैंने 2015-16 का डाटा बताया था, ठीक है। तो 2021 के लिए जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें बताया गया है कि भारत की 27.9% आबादी जो है बहुआयामी गरीब थी। और इस सूचकांक में 109 देशों में भारत 62वें स्थान पर था। यानी कि जो आपका ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, तो इस सूचकांक में 109 देशों में भारत किस स्थान पर था, 62वें स्थान पर था। और पर्याप्त पोषण, बेहतर पेयजल की कमी और कम से कम 6 साल की स्कूली शिक्षा जैसे 10 संकेतकों के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया गया था। और देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले और गांव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया है। यानी कि सिटी यानी कि शहर में अगर कोई व्यक्ति 47 रुपये, ठीक है, 47 रुपये से कम खर्च करता है डेली, तो उसको बहुआयामी गरीब माना गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति गांव में 32 रुपये से कम खर्च करता है तो उसको भी जो है गरीब माना गया है। देखिए, जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसको मापने के इस दृष्टिकोण को नीति आयोग ने छोड़ दिया था। तो ये चीज़ जो है इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको नीति आयोग ने अभी हाल ही में जारी किया गया है। और इसमें जो है मदद ली गई है किसकी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यानी कि UNDP की और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की। तो ये डाटा है, इसमें देखिए दो चीज़ें जो सबसे खास थी, मैंने आपको बताया कि 2015-16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति जो है बहुआयामी गरीब था। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2015-16 के ड्यूरेशन में भारत की टोटल 25.01% आबादी बहुआयामी गरीब थी। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। और एक नंबर और चाहिए तो याद रखिएगा कि 2021 का जो डाटा है इसमें बताया गया कि भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीब थी।
और गरीबी को मापने का इन्होंने एक तरीका क्या अपनाया कि अगर कोई व्यक्ति शहर में 47 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करता है तो उसको गरीब माना जाएगा, और 32 रुपये से कोई कम खर्च करता है गांव में तो उसको गरीब माना जाएगा। तो ये गरीब और अमीर का फ़र्क देखिए, पैसे ही मतलब हर चीज़ पैसे से मापा जाने लगा है। तो आजकल यही हो गया है कि मनी इज़ एवरीथिंग हो गया है, पैसा नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है, और पैसा है तो सम्मान है। देखिए जो आपका ये एमपीआई है, तो एमपीआई के 3 आयाम क्या रखे गए थे। देखिए एमपीआई जो है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन, ठीक है। देखिए प्रत्येक आयाम का सूचकांक में 1/3 भार होता है, और इन आयामों में 12 खंडों में शामिल हैं। मतलब इन ये जो 3 आयाम चुने गए हैं, क्या क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी कि जीने का जो स्तर है, कितना खर्च करते हैं, कितना कमाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इन आयामों के 12 खंडों में शामिल हैं पोषण, प्रसव पूर्व देखभाल, यानी कि जब बच्चा पेट में है, ठीक है, उस समय माता का कैसे देखभाल किया जा रहा है, बाल और किशोर मृत्यु दर। देखिए बाल का मतलब बालक हो गया, किशोर का मतलब आप जानते ही हैं टीन एज वाले, ठीक है। और स्कूलों में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, खाना पकाने का ईंधन, यानी गैस बना रहे हैं या फिर लकड़ी पे बना रहे हैं, पेयजल कौन सा पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं या फिर हैंडपम्प का पी रहे हैं या फिर कुएं का या फिर नदी का पी रहे हैं, स्वच्छता, आवास, बिजली, बैंक खाते और संपत्ति। तो ये सभी आयाम जो है, इन सभी पे एनालिसिस करके ये जो सारी डाटा जो है इसको रिलीज किया जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कितने परसेंट लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना वो खर्च करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितने परसेंट थी। देखिए ये डाटा और भी थोड़ा सा मज़ेदार है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं यूपी में, अगले वर्ष चुनाव होंगे। तो चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है, इसने बताया है कि 2019 के जो आम चुनाव हुए थे इसमें महिलाओं की भागीदारी थी 67%, यानी कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया था। देखिए 1971 के चुनाव के बाद भारत की मतदाताओं में कुल 235.72% की वृद्धि हुई है। देखिए अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में इन्हांसिंग इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एंड सीनियर सिटीजन वोटर्स शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू इनिशिएटिव्स थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी की, और इस वेबिनार में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 7 दशकों और 17 आम चुनावों के बाद मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। तो ये डाटा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो प्रश्न मैंने बनाया है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितने परसेंट थी, 67% थी। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि वैश्विक नियामकों के द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। तो देखिए ये बैंक जो आपका है इसका नाम है जेपी मॉर्गन चेज। याद रखेगा, वैश्विक नियामकों के द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार जो आपका जेपी मॉर्गन चेज बैंक है, इसको व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। देखिए हाल ही में G20 देशों के नियामकों से बने वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने दुनिया के 30 सबसे व्यवस्थित बैंकों की अपनी नवीनतम तालिका प्रकाशित की, जिसमें जो आपका ये जेपी मॉर्गन चेज है ये दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक नामित किया गया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इस जेपी मॉर्गन चेज नामक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के बारे में। देखिए इसके सीईओ हैं वर्तमान में जेमी डायमन, और हेडक्वार्टर इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 2000 को की गई थी। अगला है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक तीर्थ यात्रा योजना में किस या फिर किन स्थानों को जोड़ने की घोषणा की है। तो देखिए ये प्लेसेस आपके हैं पाकिस्तान में जो स्थित जो आपका करतारपुर साहिब है, और तमिलनाडु में प्लेस है वेलंकन्नी चर्च, ठीक है। तो वेलंकन्नी चर्च, और पाकिस्तान में स्थित जो आपका करतारपुर साहिब है। तो इन दोनों प्लेसेस की यात्रा जो है आप मुफ्त में कर सकेंगे दिल्ली वाले। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हाल ही में जो ये अनाउंसमेंट हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि जो आपका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके
तहत जो है फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान से करतारपुर साहिब को, ठीक है। तो ये यात्रा जो है दिल्ली सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2021 को दिल्ली शहर के वरिष्ठ नागरिकों का इसके अंतर्गत जो है पहला जत्था मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब भेजा जाएगा। और जो दूसरा प्लेस है तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए मैं बता दूँ, तीर्थ यात्रा का जो पहला जत्था है ये 7 जनवरी को रवाना होगा दिल्ली से। इसमें लोगों को चुना जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, फिर उनको यात्रा पर भेजा जाएगा। तो ये सारे मतलब टर्म्स एंड पॉलिसीज होते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जो कि दिल्ली सरकार की योजना है, ये क्या चीज़ है। देखिए जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और ये योजना दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक यानी कि 60 साल के ऊपर के जो नागरिक होते हैं उनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को 5 धार्मिक सर्किटों में मुफ्त यात्रा पैकेज प्रदान करती है। और इस योजना का लाभ दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 1100 वरिष्ठ नागरिक जो है ये एक बार में उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली के निवासी अपने पति या पत्नी के साथ मुफ्त तीर्थ यात्रा के पात्र होते हैं। और स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार या फिर स्वायत्त निकायों के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। और इस शुरुआत के बाद मतलब जब ये योजना शुरू हुआ था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, तो इसकी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 35,080 लाभार्थियों ने मुफ्त में तीर्थ यात्रा की है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। तो देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। और इनके यात्रा का मुख्य कारण क्या होगा? देखिए अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया रसिया एनुअल समिट में भाग लेने आ रहे हैं। और देखिए नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक के बाद ये शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं यानी कि मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली आमने सामने की बैठक होगी। और छठवां की हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो जो अनाज है इसको दिसंबर 2021 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए जो 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा था तो इसको ये जो दिसंबर 2021 से बढ़कर अब मार्च 2022 हो गया, यानी कि अगले साल 2022 तक जो है अब फ्री में राशन मिलेगा 5 किलो, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। सातवां की राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था करेंट अफेयर में कि महिलाओं की संख्या बढ़ गई है भारत में, ठीक है। यानी कि अगर 100 पुरुष है तो 100 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में 1020 हो गई है। तो उस समय ये आंकड़ा मैंने नहीं बताया था, लेकिन आज मैं कुछ आंकड़े और भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण है इसके डाटा में बताया गया है कि 2019 से 2021 में देश में कुल 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1020, यानी कि लड़कियां ज़्यादा हो गई हैं। पहले लड़कियां कम हुआ करती थीं। पहले 1000 पुरुषों पे बहुत मुश्किल से जो है मतलब कहीं 920, कहीं 900, कहीं 800, कहीं 850 ऐसे मतलब लड़कियों का रेशियो था। यानी कि बहुत सारे लौंडे कुंवारे रह जाते थे। लेकिन अब जो है लड़के कुंवारे नहीं रह सकते हैं, वो दो दो शादियाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 1020। देखिए मैं डबल शादी करने के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए, ठीक है, दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं कोरिलेट करता हूँ वो आपको जो है ज़िंदगी भर इसलिए याद रहती हैं। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो कोई पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब मेरे स्टूडेंट तो मुझे लगता है हर राज्य में है, हर डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको मतलब मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि कौन कहाँ सेलेक्ट हुआ है, स्टेटस वगैरह लगा देता हूँ या फिर वीडियोज़ में बता देता हूँ। तो आप भी सेलेक्ट होइए, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। और जल्द ही आप भी जो है स्क्रीन मतलब मैसेज कीजिए कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, और मैं आपको यूट्यूब पे जो है सबके सामने लाइव बधाई दूँ। तो वो समय ज़रूर आएगा, धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भारत में 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियाँ हो गई हैं? 1020 स्त्रियाँ हो गई हैं। यानी कि लड़कियाँ बढ़ गई हैं, लड़के कम पड़ गए हैं। अब इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब लड़के कम रहेंगे, लड़कियाँ ज़्यादा रहेंगी, तो अब ये दहेज वहेज प्रथा वाली जो है
थोड़ा सा इसमें बढ़ावा वगैरह मिलेगा। तो दहेज लेना पाप है। मेरी भी शादी है कब, 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मेरी शादी है। मैं एक भी रुपये दहेज नहीं ले रहा हूँ लड़की वालों से। उनकी जो इच्छा है वो अपने हिसाब से देंगे लेंगे, ठीक है। तो आप भी मत दहेज लीजिए। ये एक तरीके से दहेज प्रथा को ख़त्म करने का जो है सबसे बेस्ट तरीका है और सबको करना चाहिए। तो दहेज लेना पाप है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है इसके अनुसार 2019 से 2021 के पीरियड में देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2019 और 2021 के बीच 2 चरणों में आयोजित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के परिणाम जारी किए हैं। और इस सर्वेक्षण के अनुसार देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया। देखिए, दूसरा जो डाटा है इसमें बताया गया है कि कुल प्रजनन दर जो है, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो दर है, ये घटकर 2 रह गई है। यानी कि पहले के अलावा, मतलब पहले जो है बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे, लेकिन अभी जो है कम हो गई है, ठीक है, मतलब कम हो गया है। और आठवां की चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इस नौसेना का नाम है, सॉरी, इस पनडुब्बी का नाम है INS वेला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है, जिसका नाम है INS वेला, इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत जिसको तैयार किया गया है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये चौथी पनडुब्बी है, ठीक है। ये जो है चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। बाकी 3 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं, इनके भी नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बाकी की जो 3 पनडुब्बियां हैं इनमें शामिल आपका है INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज, ठीक है। ये 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं जिन्हें भारतीय नौसेना में अब तक शामिल किया जा चुका है और इन सभी को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। देखिए, आपको बता दूं, INS वेला जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित भारत की चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण जो है फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। देखिए, किस पनडुब्बी को या फिर किस नाव को या फिर किस जो है नौसैनिक जहाज को किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, किसके सहयोग से बनाया गया है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जितनी चीज़ें मैं आपको देता हूँ लाइन बाय लाइन नोट किया कीजिए। जितने भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो बताते हैं कि सर मैं पूरा का पूरा डाटा नोट करता हूँ, कंप्लीट स्टडी करता हूँ, और इसीलिए मैं जब भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। नवा की हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है। तो देखिए, ये देश आपका अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, पाकिस्तान ने कहा है कि, देखिए हुआ क्या था, भारत ने कहा कि मुझे अनाज भेजना है ट्रक में लाद कर, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा JNK का पार्ट है, ठीक है, कुछ पार्ट जो है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं। तो वो पाकिस्तान कब्जे में है। पाकिस्तान परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन अब मान गया है कि आप ट्रक में भरकर उस POK के रास्ते जो है आप अफगानिस्तान को अनाज वगैरह भेज सकते हैं, मानवीय सहायता कर सकते हैं। और ये अनुमति जो है अफगानिस्तान के लिए एक सद्भावना संकेत के रूप में आती है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की हाल ही में पेशकश की थी। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश आपको पता ही है, और इंडिया का ही एक टुकड़ा था, अभी भी भारत का ही टुकड़ा है वो, ठीक है। करेंसी पाकिस्तान की है पाकिस्तानी रुपी। वहाँ का जो कैपिटल है ये आपका इस्लामाबाद है। पॉपुलेशन है 22.9 करोड़। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। 10वां की हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, जिज्ञासा कार्यक्रम जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। देखिए, जो CSIR है इसने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है, जो कि स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ कक्षा में सीखने में सक्षम बनाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, बताइए। और अगला है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस दर से वृद्धि का अनुमान लगाया, बताइए। चौथा कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 26 नवंबर को मनाते हैं। दूसरा था कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया, तो ये 26 नवंबर को ही मनाया गया। अगला था कि हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इनका नाम है सनंत तांती। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो ये देश आपका उत्तर कोरिया है। पांचवा था कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।